हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि अगर कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती, कोई अपवर्तक सतह होती, गोलीय अपवर्तक सतह, उसके लिए हम अपवर्तनांक का सूत्र कैसे निकालते हैं। दोनों के केस में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, चाहे वो उत्तल गोलीय सतह हो या अवतल गोलीय सतह होती है। साथ में हम लोगों ने देखा था कि फोकस दूरी का रिलेशन वहां से क्या निकल के आता है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेंसेज, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे किसी लेंस द्वारा अपवर्तन, लेंस की परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं इनको देखेंगे, साथ में लेंस मेकर सूत्र भी देखेंगे कि क्या होता है और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। किसी लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तो क्या होता है, अपवर्तनांक का उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि लेंस क्या होते हैं। तो हम लोगों को पता है गोलीय अपवर्तक सतह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एकल गोलीय अपवर्तक सतह। एकल गोलीय अपवर्तक सतह का मतलब कोई एक अपवर्तक सतह, और अगर दो अपवर्तक सतह आपस में मिलती हैं तो लेंस बनता है। तो लेंस क्या होता है, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी एक सतह वक्राकार हो सकती, दूसरी समतल हो सकती, या दोनों वक्राकार सतह हो सकती हैं। ऐसे माध्यम को हम कहते हैं लेंस। जो घिरा माध्यम होता है, समांग पारदर्शी माध्यम होता है, होमोजीनियस मीडियम होता है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी नहीं करता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, पूरे लेंस का एक ही रहता है। लेंस जो होते हैं उनको हम गोलीय लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय लेंस जो होते हैं वो मुख्यतः दो तरह के होते हैं। मुख्यतः दो तरह के होते हैं मतलब दो तरह के होते हैं, उनके अंदर भी कैटेगरी होती है। जैसे उत्तल लेंस के बारे में बात करें तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, तो उत्तल लेंस का हम दूसरा नाम कहते हैं, पहले तो होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। इसका अभिसारी गुण हम पढ़ेंगे जब प्रिज्म पढ़ लेंगे तब। तो ये इसे दो और नामों से जाना जाता है, तो दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं और अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस को इंग्लिश में कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हो गया, मतलब ये किरणों को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया। अब ये होता क्या, इसको परिभाषित कैसे करते हैं, तो एक ऐसा लेंस, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है, पतला होता है, ये किनारों पर पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। लेकिन उत्तल लेंस के अंदर भी कई कैटेगरी होती हैं, उन सारी कैटेगरी को देखते हैं। सबसे पहला अगर बात करते हैं कि ये है समतल सतह, इधर वाली उत्तल बना दी जाती है, तो ये क्या हो गया, समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। इसके लिए इधर जो R लिखा जाएगा ये वाला, ये होगा R इज इक्वल टू अनंत, और इधर वाला जो R लिखा जाएगा R इज इक्वल टू माइनस R से लिखा जाएगा, जो भी होगा R की वैल्यू। तो ये समतल उत्तल लेंस हो गया। दूसरा हो सकता है, ये हो गया कुछ इस तरह का, ये उत्तल लेंस, ये कुछ इस तरह का हो गया। ये क्या है, ये पहली जो सतह है इसकी वो अवतल सतह है, पहली सतह जो है वो अवतल सतह है। ऐसा पहली सतह है अवतल सतह, दूसरी उत्तल, तो इसे कहते हैं अवतल उत्तल, अवतल उत्तल लेंस, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि दोनों सतह उत्तल हों, दोनों सतह उत्तल हों, तो कुछ इस तरह का। तो दोनों सतह अगर उत्तल होती तो इसे कहते हैं उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहा जाता है, इसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं, द्विउत्तल लेंस। इनमें से कोई भी नाम हो सकता है इसका। तो द्विउत्तल लेंस हो गया, ये अवतल उत्तल लेंस हो गया, और ये वाला कैसा लेंस हो गया, तो समतल उत्तल लेंस हो गया। इसमें एक अपवर्तक सतह समतल, दूसरी उत्तल, इसमें एक अवतल है, दूसरी उत्तल, इसमें दोनों की दोनों अपवर्तक सतह कैसी हैं, उत्तल सतह है, ठीक है। अगर बात किया जाता है कि अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस के पहले नाम देख लेते हैं कौन कौन से नाम होते हैं।
तो अवतल लेंस कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इसे कॉनकेव, कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगला होता है हिंदी में इसे कहा जाता है अपसारी, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो ये इसके नाम हो गए, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। किरणों को क्या करता है, फैला देता है, हम लोगों ने देखा भी था। अगर इसके प्रकार की बात करें तो पहले लिख लेते हैं ये होता क्या है, वह गोलीय लेंस, गोलीय लेंस जिसकी बीच में, या ऐसे लिख लेते हैं जो बीच में, जो बीच में पतला पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है, मोटा होता है। अब इसके भी कई सारे प्रकार हैं। किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, बीच में पतला रहता है। इस वाले केस में क्या था, तो इस वाले में देखो दिया था ये किनारों पर, मतलब बीच में मोटा था, किनारों पर पतला था। यहां पर इसके कई सारे बन सकते हैं प्रकार। तो पहला ये हो गया कि यहां पर, यहां लिखा था हम लोगों ने समतल उत्तल, तो अब समतल अवतल लिख लेते हैं। तो समतल अवतल कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। देखो पहला समतल, दूसरा अवतल, तो यह है समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा देखो क्या था, अवतल उत्तल लेंस, तो अब की बार हो जाएगा उत्तल अवतल लेंस। इसको ऐसे बनाते हैं, ये देखो पहला उत्तल दूसरा अवतल, तो ये हो गया, ये दिया गया था अवतल उत्तल, पहला अवतल दूसरा उत्तल, ये दिया गया है उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। ठीक है, और तीसरा जो बनेगा वो तो क्या होगा, दोनों के दोनों अवतल होंगे, तो इसे कह सकते हैं द्वि अवतल लेंस। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है इसे, डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, डबल कॉनकेव लेंस हो गया। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं मेनली, जो गोलीय लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं उत्तल, जिनमें क्या होता है बीच में वो मोटे होते, किनारों पर पतले होते हैं, और उनके ये प्रकार हो गए समतल उत्तल, अवतल उत्तल और उभयोत्तल। और यहां पर हमने देखा कि दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहा जाता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, समतल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस और द्वि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गए लेंस के प्रकार। अगर इस लेंसों को देखा जाए तो लेंस को देखा जा सकता है, कुछ इस तरह के होते हैं। ये इस तरह का दिखता है, ये कैसा लेंस है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का। किनारों पर क्या है, मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। तो किनारों पर मोटा हो, बीच में पतला हो, तो ये हो गया अवतल लेंस। और ये किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा हो गया, तो ये होता है उत्तल लेंस। तो ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल, कुछ इस तरह से दिखते हैं ये लेंस। ठीक है, तो दोनों प्रकार हो गए, दोनों प्रकार को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनसे जुड़ी कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो अगर इनसे जुड़ी परिभाषाओं को देखें तो सबसे पहली परिभाषा है लेंस से संबंधित परिभाषा में मुख्य अक्ष क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा लेंस दो प्रकार के होते हैं। उस दो प्रकार के लेंसों में बात करें तो पहला ये प्रकार है, ठीक है। दूसरा प्रकार कुछ इस तरह का ये प्रकार है, दूसरा प्रकार कुछ ऐसा प्रकार है, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं और फिर लिखने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को। ये ऐसा है, यहां पर अगर ये पहली अपवर्तक सतह पहली वाली, तो इसका जो C बनेगा इधर कहीं पर बनेगा,
तो मान लेते हैं वो C1 है, और इसका जो बनेगा वो इधर बनेगा, वो कितना बनेगा, वो C2 है। तो C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा, या ऐसे लिख देते हैं, दोनों अपवर्तक सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती। तो मुख्य अक्ष क्या होगा? दोनों अपवर्तक सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब यहां पर जो ये लाइन है ये क्या है? तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, या इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष भी कहा जाता है, या इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक अक्ष भी कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया। इस वाले केस में भी ऐसा होगा, इस C1 का या इधर आएगा C1 इसमें, और इसमें C2 इधर आएगा। ठीक है, C1 और C2 को मिलाने वाली जो ये लाइन खींची गई है इसमें ये मुख्य अक्ष का काम करेगी, तो यहां ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, या इसी को हम कहते हैं प्रकाशिक अक्ष। कभी कभी कुछ बुक में दिया होता है प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष, दोनों याद रखेंगे, इसी को मुख्य अक्ष या प्रकाशिक अक्ष कहा जाता है। तो पहली परिभाषा है, दोनों अपवर्तक सतह होंगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों अपवर्तक सतहों को मिलाने, जो अपवर्तक सतहें होती उनके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती उसे कहा जाता है मुख्य अक्ष या प्रकाशिक अक्ष। एक बात इसमें और याद रखेंगे, जो इनको मिलाने वाली लाइन होती है उसमें वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जो भी वक्राकार सतह होती है जिस भी गोली कोष का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वो कहलाता है वक्रता केंद्र। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। दूसरी परिभाषा जो इसकी है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? यहां पर फिर से हम दोनों लेंस बनाते हैं, पहला हो गया, दूसरा ये वाला लेंस है, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र को ऐसे समझते हैं हम लोग, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण लेंस पर आकर के आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात वो समांतर रहती है, जैसा कुछ इस तरह से मान लेते कोई प्रकाश किरण यहां से जा रही, सीधे ऐसा है, ये कुछ इस तरह का प्रकाश किरण यहां से आ रही है और इस लेंस पर आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद ये सीधे निकल जा रही है, दोनों समांतर हैं, एक दूसरे के साथ समांतर हैं। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये काटती है ना, उसी को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र C। ये क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं हम इसे। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, अगर इस तरह से लेंस बनाया जाए और प्रकाश किरण कुछ इस तरह से आ रही है तो क्या ये क्या करता है? ये क्या करेगा? इनको अपनी तरफ मोड़ेगा कुछ, ठीक है, मुड़ेंगी, उसके बाद में सीधे यहां से जाएंगी यहां, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से निकल जाएंगी। तो अगर ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर होगी, क्योंकि ये लाइनें समांतर होंगी, तो जो मुख्य अक्ष को जहां काटती है उसी को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। मतलब क्या है? इसने किरणों को मोड़ा, तो मोड़ने से क्या हुआ? ये इन्होंने प्रकाशिक अक्ष को जहां पर काटा या जहां पर काटती हुई प्रतीत होती, वास्तव में यहां तो दिखेगा है नहीं, तो इसके बीच में डॉटेड करके जब बनाएंगे तो ये वास्तव में नहीं, आभासी रूप में यहां से पास होती नजर आएंगी, तो हम कहेंगे यहां पर होगा इसका प्रकाशिक केंद्र। और यहीं पर अगर कोई प्रकाश किरण आकर के सीधे आपतित हो जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो लिख देते हैं, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ? आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यदि आपतित किरण के समांतर है, आपतित किरण के समांतर है, के समांतर है, तो मुख्य अक्ष
के जिस बिंदु पर से होकर प्रकाश गुजरता है या प्रकाश किरण गुजरती है, प्रकाश किरण गुजरती है, प्रकाश किरण गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश किरण अगर लेंस पर आकर के आपतित होती, लेंस से अपवर्तन के पश्चात अगर वो समांतर रहती है आपतित प्रकाश किरण के, तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे प्रकाशिक केंद्र सी कहा जाता है। उसी केस में यहां भी लिख सकते हैं, ये प्रकाश किरण अगर आकर के यहां पर गिरती है और यहां से सीधे निकल जाती है, जिस बिंदु पर ये आकर के गिरी, यहां पर गिरी और आपतित होने के बाद ये सीधे निकल गई, तो जिस बिंदु से निकलती उसी को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। उम्मीद है परिभाषा समझ में आई होगी। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु होता है, लेंस की सतह पर उपस्थित हो सकता है, ये ऐसा नहीं है। वह बिंदु होता है जिस पर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात वो आपतित किरणों के साथ समांतर रहती हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। के बाद अगली हेडिंग की तरफ बढ़े तो अगली हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मुख्य फोकस में दो मुख्य फोकस होते हैं। जैसे यहां पर हम लोग इस केस की बात करते हैं, ऐसा है, ठीक है। दूसरे केस की इस तरह से बात कर लेते हैं, कुछ इस तरह का, ऐसा है। अगर प्रकाश किरणें समांतर आती हैं, समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, यहां पर जाकर के कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है, या प्रकाश किरणें किसी बिंदु से चलती हैं, ठीक है, ऐसा, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये समांतर हो जाती हैं। तो यहां दो अलग अलग केसों में फोकस बनता है, ठीक है। इसी तरह से अवतल के साथ भी होता है। अवतल में प्रकाश किरणें अगर आ रही हैं समांतर, ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो इसका काम होता है किरणों को फैला देना। किरणों को फैलाएंगे तो ये कहीं यहां से आती हुई नजर आएंगी, यहां कहीं से आती हुई नजर आएंगी। दूसरा केस ये होता है कुछ इस तरह का, दूसरा केस कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर प्रकाश किरणें मान लेते हैं कुछ इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं, तो इनको ऐसा लगेगा कि यहां कहीं पर जाकर के मिलेंगी, ये मुख्य अक्ष के साथ समांतर हो जाती हैं। तो ये दो अलग अलग केस बनते हैं लेंसों के लिए। तो ये तो हो गया अवतल के केस में, उत्तल के केस में। अब इसमें कौन सा क्या होता है उसको पहले समझते हैं। यहां से प्रकाश किरणें चल रही हैं तो यहां पर ये एफ होता है, इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस, फोकस कहा जाता है। और मुख्य फोकस को हम लोगों ने लिखा था एफ डैश से डिनोट करते हैं। और इस वाले केस में क्या होता है, यहां पर होता है द्वितीय मुख्य फोकस। ये क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इससे अगर कोई तल गुजरता है, मान लेते हैं इससे कोई तल गुजर रहा है, ये तल, तो इस तल को हम कहते हैं फोकस तल, ठीक है। यहां पर भी वही, अगर तल कोई गुजरेगा फोकस तल होगा। इस वाले केस की अगर बात करें तो यहां पर क्या है, प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, यहां मिल रही हैं, यहां फैल रही हैं, यहां पर एक फोकस बनेगा और इस वाले केस में यहां पर एक फोकस बनेगा। तो समांतर किरणों के लिए जो फोकस बनता है ये होता है द्वितीय फोकस, तो एफ से लिख देते हैं। ये होता है प्रथम फोकस, तो इसे हम एफ डैश से लिख देते हैं। ये अलग अलग हो गए। तो ये हो गया प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस हो गया। और दूसरा वाला हो गया द्वितीय मुख्य फोकस, यहां पर होगा द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। इनकी परिभाषा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोगों ने गोलीय अपवर्तक सतहों से अपवर्तन देखा था। यहां पर सिर्फ लिखना था तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य फोकस। फोकस तल क्या होता है, तो एक ऐसा तल जो फोकस से होकर के गुजरता उसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। प्रथम से गुजरेगा तो प्रथम फोकस तल होगा, द्वितीय से गुजरेगा तो द्वितीय फोकस तल होगा। अगली परिभाषा है फोकस तल, वही लिख लेते हैं। तो फोकस तल क्या होता है, वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा कहां से पास होता हो, वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा किससे पास हो, वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा फोकस से गुजरता हो, फोकस से होकर गुजरता हो,
गुजरता हो उसे क्या कहते हैं हम? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेस के केस में हम लोगों ने देखा था समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस पर नहीं, फोकस के तल में मिला करती थी। ये उससे रिलेटेड है पॉइंट। तो फोकस तल हो गया ये, यहाँ पर बना के देख भी लिया। यहाँ पर एक इसका फोकस तल बनेगा और इस केस में यहाँ इसका फोकस तल बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये फोकस तल हो गया। ये भी परिभाषा क्लियर हो गई, फोकस का तल। अगली परिभाषा देखते हैं। तो अगली परिभाषा दे रखी है द्वारक क्या होता है। तो द्वारक क्या होता है इसको हम समझते हैं। द्वारक कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं, जैसे ये हमारे पास सिमेट्री वाली लाइन है, कुछ इस तरह से लेंस बना है, ये लेंस बना हुआ है उत्तल, और इस तरह से ये सिमेट्री वाली लाइन हो गई, ये बना हुआ है अवतल लेंस, अवतल लेंस बना हुआ है। ठीक है, इस केस में अगर हम लोग बात करें कि ये वाला जो भाग होता है, अगर ये डॉटेड लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं ये ऐसी, यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसी, तो यहां पर यहां से लगा करके यहां तक का जो भाग है, ये वाला भाग, यही कहलाता है प्रभावी व्यास है ये, प्रभावी व्यास। ठीक है, प्रभावी व्यास कौन सा होता है? तो प्रभावी व्यास में ऐसा लिख सकते हैं, अपवर्तन के लिए उपलब्ध भाग का प्रभावी व्यास। प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्वारक कहलाता है लेंस का। लेंस जब भी हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे उसका द्वारक बहुत छोटा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये द्वारक हो गया। अगली परिभाषा क्या है? अगली परिभाषा में हम यहां पर आगे एक डेरिवेशन करने वाले हैं। बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तनांक का सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर हम लोग फार्मूला देखेंगे, साथ में लेंस मेकर फार्मूला भी देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर एक उत्तल लेंस लिया गया है। उत्तल लेंस की दो अलग अलग सतहें दी गई हैं, इनकी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं। मान लेते हैं इधर वाले की वक्रता त्रिज्या दे रखी है R1, ठीक है, इधर वाले की वक्रता त्रिज्या दे रखी है R2। ठीक है, इधर जो अपवर्तनांक दे रखा है वो दे रखा है μ1, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक दे रखा है μ2, और फिर इसका अपवर्तनांक दे रखा है μ1। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर इस अलग अलग केस के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनने वाली है? तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर एक वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें पहली अपवर्तक सतह से जब अपवर्तन करती हैं तो उसका प्रतिबिंब I' पर बनता है, और पहली अपवर्तक सतह से दूरी V'। ठीक है, लेकिन जैसे दूसरी अपवर्तक सतह पर पहुंचेंगी, दूसरी अपवर्तक सतह भी अपवर्तन करेगी, तो क्या करेगी? इसको कुछ और झुका देगी और उसका प्रतिबिंब यहां V बनेगा। V मतलब इस वाली दूरी से V दूरी पर बनेगा ये I प्रतिबिंब, तो ये अंतिम प्रतिबिंब होगा। इस केस में हमें अपवर्तन का पहले गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे दो अलग अलग अपवर्तक सतह के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं O1 अपवर्तक सतह पर, O1 अपवर्तक सतह पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, क्या है अपवर्तन का सूत्र? अपवर्तन का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, वो निकल के आ रहा था, यहां पर लिख लेते हैं, निकल के आया था μ/v - 1/u इज इक्वल टू μ - 1/r। ये निकल के आया था सूत्र। अगर नहीं देखा तो पिछली क्लास में जाकर के इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो पहला माध्यम यहां दिया गया है, दूसरा माध्यम यहां दिया गया है, तो यहां पर हम लोग ऐसा लिखते हैं म्यू, ये क्या बन जाएगा? तो बनेगा μ2/μ1, ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा? v बनेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते थे, -1/, में बन जाएगा u इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा जाएगा? तो इसे लिखेंगे μ2/μ1 -1 डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा? R1। R1 देखो कैसा होगा, राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इफ इसके ऊपर शर्त लगा देते हैं, यदि μ1 इज इक्वल टू 1 हो, किसके लिए? वायु के लिए। वायु ना हो तब तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर वायु है तो क्या करेंगे? तो वायु होगी तो यहां पर ये सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा, और यहां पर μ2 को हम क्या लिख लेते हैं? म्यू लिख लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? μ/v, वो v की जगह क्या बनेगा? तो O1 से लगा करके I' की दूरी वो क्या हो जाएगी? V' हो जाएगी,
और -1 में u बनेगा, बराबर में आ जाएगा म्यू -1/r, r की जगह r1 लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। तो हो गया पहली अपवर्तक सतह के लिए। दूसरी अपवर्तक सतह पर लगाते हैं तो क्या बनेगा, O2 अपवर्तक सतह के लिए, अगर O2 अपवर्तक सतह के लिए लगाया जाए तो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा, अब की बार क्या होगा, हम जा रहे हैं सघन से विरल में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/μ डिवाइडेड बाय में v -1/u, u क्या लिखा जाएगा, तो u दूरी देखो क्या है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, v डैश, हमें चाहिए ये दूरी, तो t घटा लेते हैं, उसमें से क्या मिलेगा हमारे पास, v डैश माइनस t बन जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे, 1/μ -1, और यहां लिखेंगे अब की बार त्रिज्या r2 है। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, देखो 1/v माइनस यहां बन जाएगा म्यू बाई, क्या बनेगा, म्यू बाई v डैश माइनस t, और यहां पर बन जाएगा, तो इसे हम लोग लिख पाएंगे 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, r2। अब इसे सॉल्व करते, देखो क्या बनने वाला है। हम लोगों को पता है चूंकि लेंस पतला है तो हम लिखेंगे t की जो वैल्यू है वेरी वेरी लेस देन v डैश है, इंप्लाइज दैट लगा करके लिख सकते हैं v डैश माइनस t जो होगा लगभग v डैश लिखा जाएगा, ठीक है, पतले लेंस के लिए ऐसा लिखा जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/v माइनस 1/μ बाई v डैश इज इक्वल टू बन जाएगा, माइनस लगा लेते हैं बाहर, तो ये बन जाएगा म्यू -1/r2, ठीक है, ये लिखा जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। पहले इक्वेशन यहां लिखी गई थी, दोनों को ऐड करेंगे, देखो म्यू बाई वी डैश और म्यू बाई वी डैश कट जाएंगे, तो क्या होगा, समीकरण 1+2 से दोनों समीकरणों को जोड़ दें, तो यहां तो 1/v बचेगा, उधर से आएगा 1/u इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, उधर बनेगा म्यू -1/r1, यहां पर बन जाएगा, प्लस करेंगे लेकिन माइनस रहेगा, तो ये म्यू -1/r2 बन जाएगा। कॉमन म्यू -1 ले लेते तो बनेगा 1/v -1/u इज इक्वल टू म्यू -1, यहां पर बन जाएगा 1/r1 -1/r2। बाहर वाले माध्यम के सापेक्ष ये अपवर्तनांक होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहली समीकरण ये हो गई, तीसरी हो गई समीकरण, ये 3 समीकरण नंबर बन गया। अब क्या करते हैं, शर्त लगा देते हैं, कहां पर, यदि u बराबर अनंत हो, अगर वस्तु अनंत पर स्थित होती तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। ये शर्त लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/f -1/∞ बराबर में बन जाएगा म्यू -1, यहां पर क्या लिखेंगे 1/r1 -1/r2। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, यहां पर क्या निकल के आएगा 1/r1 -1/r2। ये फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, इसी को कहा जाता है लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो लेंस मेकर सूत्र का ये डेरिवेशन है। अब एक काम करते हैं, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 है, समीकरण 4 और 3 का फिर से तुलना करवा लेते हैं, तो दाहिने पक्ष बराबर बाएं बराबर हो जाएंगे, तो लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 की तुलना करने पर, 3 व 4 की तुलना करने पर करेंगे तुलना तो क्या मिलेगा, एक जगह से आएगा 1/v -1/u और दूसरी जगह से आएगा 1/f। यहां से देख सकते हैं दोबारा से, यहां से आएगा 1/v -1/u, यहां से आएगा 1/f, क्योंकि दाहिने पक्ष तो इनके बराबर है। तो यहां पर एक और हमारे पास फार्मूला निकल के आया, इसको कहा जाता है लेंस का सूत्र या लेंस सूत्र कहते हैं हम इसे, लेंस सूत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद ही रखना है, इनको भूलना नहीं है, ये याद रखना है। साथ में यहां पर ये लेंस मेकर जो सूत्र निकल के आया है वो भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। इस पर क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो सीधे नहीं पूछे जाते, कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू -1 होता है, यहां क्या होता है 1/r1 -1/r2 होता है, ऐसा होता है। अगर बात किया जाए कि फोकस दूरी यहां पर जो दे रखी है उसकी हम अपवर्तनांक पर निर्भरता देखें, तो देखो 1/f किसके बराबर, म्यू माइनस, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं
इनको अगर नियत मान लेते हैं R1 और R2 को, तो ये समानुपाती हो जाएगा म्यू माइनस 1 के। इसका मतलब है जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए फोकस दूरी कम आएगी। इसीलिए लाल रंग का अगर यहां से देखें, म्यू का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ऐसा बनता है। तो अगर यहां से देखा जाए तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम आएगा। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य फोकस दूरी ज्यादा आएगी। तो लाल रंग की फोकस दूरी बैंगनी रंग की फोकस दूरी से अधिक होती है। एक यहां से स्टेटमेंट निकल के आता है। दूसरा केस ये बनता है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है, इस पूरे लेंस को डुबा दिया जाए किसी द्रव के अंदर। यदि लेंस को म्यू एल अपवर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए। इस पर बोर्ड खूब सारे क्वेश्चन पूछता है। वायु में फोकस दूरी देगा, द्रव में फोकस दूरी निकलवाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर फार्मूला लगाएंगे 1/f। लिक्विड के अंदर मान लेते हैं फोकस दूरी FL है, यहां पर लिखा जाएगा L म्यू जी। अब उस द्रव के सापेक्ष यहां पर हम लिखेंगे वैल्यू, और यहां लिखा जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि ये म्यू रिलेटिव था। और एफ एयर में, FA जो फोकस दूरी लिखी जाती, वायु में फोकस दूरी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहां लिखते हैं, यहां लिखा जाता है 1/R1 माइनस 1/R2। अगर इन दोनों की तुलना कर ली जाए, भाग दे देते हैं इन्हें, तो यहां से फार्मूला जो निकल के आएगा, द्रव में फोकस दूरी बराबर होता है, वो क्या निकल के आएगा, यहां से उसे लिख देते हैं म्यू जी या a म्यू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई में निकल के आता है म्यू, यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये lng लिखा है, तो म्यू जी डिवाइडेड बाई में म्यू एल बन जाएगा। वायु के सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक होंगे, -1 बनेगा इनटू फोकस दूरी कहां, वायु में। ये फार्मूला जो निकल के आया है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेरिवेशन सीधे यहां नहीं करना है कि डेरिवेशन करके यहां तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। द्रव में फोकस दूरी बराबर होता है कांच का अपवर्तनांक -1, कांच का अपवर्तनांक बटे उस द्रव का अपवर्तनांक -1 लिखा जाता है। ठीक है, एक केस और बनता है, अगर दोनों के अपवर्तनांक बराबर बराबर हो जाएं, तो दोनों के अपवर्तनांक बराबर होंगे, 1 - 1 0 बनेगा, और 0 से जब डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आएगा। और फोकस दूरी इन्फिनिटी किसकी होती है, अनंत किसकी होती, तो समतल की होती, और समतल की तरह ये व्यवहार करने लगेगी। जिस द्रव में इसे हम डुबोएंगे वहां पर ये दिखाई नहीं देगा, अदृश्य हो जाएगा। तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि अगर म्यू एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, म्यू जी के बराबर हो जाए, तो एफ किसके बराबर, अनंत हो जाएगा। तो ये समतल पारदर्शी प्लेट जैसा व्यवहार करेगा, हमें दिखाई नहीं देगा ये। ठीक है, इस केस के अंदर। अगला बात किया जाए वक्रता त्रिज्या पर इसकी निर्भरता कैसे देखी जाती है, तो वक्रता त्रिज्या पर इसकी निर्भरता देखते हैं। यहां पर 1/f = होता है म्यू -1, यहां पर होता है 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अगर बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस से हमारा मतलब है द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल से है। द्विउत्तल के लिए क्या होगा, बना लेते हैं। पहली जो ये वाली आएगी तो ये R1 है, और दूसरी जो बनेगी वो R2 है। तो R1 = R होगा, पॉजिटिव में R होगा, और R2 = माइनस में R होगा। तो यहां रखेंगे तो 1/f = म्यू -1 बन जाएगा, 1/R1, R1 तो हमारे पास R है ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/R बनेगा। तो यहां से f की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी R/2, यहां बन जाएगा म्यू -1। ये देखा था, पिछली क्लास में भी देखा था, यहां फिर से देख लेते हैं। अगर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस में द्विअवतल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो इस केस में क्या होता है, पहली फोकस दूरी ये वाली क्या होगी, R1, ये तो नेगेटिव R होगा, ये वाला R2 जो होगा वो पॉजिटिव R होगा। यहां फार्मूला लगाएंगे 1/f = म्यू -1, 1/-R माइनस 1/R बनेगा। सॉल्व करेंगे तो देखो f बराबर क्या निकल के आएगा, -R डिवाइडेड बाई में निकल के आएगा यहां पर 2 × म्यू -1। देखो प्लस माइनस अपने आप निकल के आ रहे फोकस दूरियों के केस में। अब यहां पर पतले लेंस को काट दिया जाए तो फोकस दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कैसे। लेंस बनाते हैं एक, ये हमारे पास लेंस दिया गया है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी f दे रखी है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इसको काट दिया जाता है, काट दिया गया कुछ इस तरह से, एक ऊपर वाला भाग बन गया,
एक नीचे वाला भाग बन गया, काट दिया गया। तो ध्यान इस तरह से बन सकता है या इस तरह से भी काटा जा सकता है, आधा आधा काट दिया जाए, मुख्य अक्ष के लंबवत कुछ इस तरह से काट दिया जाता है। तो इस केस में क्या होता, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस केस में फोकस दूरी डबल हो जाती है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अवतल के लिए भी ऐसा होता है, अवतल के लिए भी ऐसा होता है। यहां पर इसको अगर काट दिया जाता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर काट दिया जाता है तो इनकी फोकस दूरी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वक्रता त्रिज्याएं नहीं बदली हैं। या फिर इस तरह से काट दिया जाए इसको ऐसे, और साथ में दूसरा वाला इस तरह से काट दिया जाए ऐसा, तो यहां पर भी 2f हो जाता है, यहां 2f हो जाता है। इस केस में R1 R2 तो बदले नहीं, तो फोकस दूरी सेम रहेगी। इसमें बदले तो कैसे बदले देखो, देख लेते हैं। यहां पर अगर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला हमारे पास दिया गया है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो इस केस में तो R1 R2 सेम है, इस केस में बदले हैं। कौन से, अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी फार्मूला निकल के आया है उत्तल के लिए, उत्तल के लिए जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, r/2 इंटू म्यू माइनस 1 आया है। ठीक है, यहां पर अगर हम ये किसी एक के लिए लगा लेते हैं फार्मूला तो बनेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। r1 देखो अनंत है, ठीक है, r1 अनंत हो जाएगा। यहां पर पहले के केस में अगर बात करते हैं तो R1 अनंत, या R लिख लेते हैं, उसे R लिख लेते हैं। दूसरा क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। यहां से अगर हम फोकस दूरी निकालेंगे तो उसमें सिर्फ देखो R डिवाइडेड बाय में म्यू माइनस 1 आएगा। f डैश अगर हम इसे मान लेते हैं तो इस f डैश को देखो और उस f को देखो, दोनों में यही तो अंतर है। ये दोगुना लिखा हुआ है, वो बाई 2 है, इसमें बाई 2 नहीं है, दोगुना होता है। तो अगर किसी मुख्य अक्ष के लंबवत अगर हम इसे काट देते तो फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है, और अगर मुख्य अक्ष के अनुदिश काट दिया जाता है बीचों बीच से तो क्या होता है, उनकी फोकस दूरी पहले जितनी थी उतनी ही रहती है। तो अगर दर्पण को काटा जाएगा तो कुछ इस तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो उसके लिए लगा करके निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज जो भी हमने बताया वो याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था फोकस दूरी पर काट दिया जाए प्रभाव क्या पड़ता है, त्रिज्याओं पर निर्भरता देख ली, अपवर्तनांक पर निर्भरता हम लोगों ने देख ली, द्रव में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी का ये फार्मूला है, याद ही रखना है इसे। यहां पर हम लोगों ने देख लिया लेंस का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र देख लिया, और ये सारी परिभाषाएं हम लोग देख चुके हैं। तो ये लेंस के बारे में था। अगली क्लास में हम लोग पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, वस्तु कहाँ रखी गई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।